आपका गाड़ी का नंबर 1947 है। 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति केवल मुद्दा है या लागू भी होगा? शादी को लेकर के क्या विचार है, कब है? देखिए, आप मोबाइल देखते हैं? प्रभात खबर में डुमरी के विधायक जयराम महतो जी का स्वागत है। जयराम महतो जी प्रभात खबर के संवाद में दूसरी बार इनका आगमन हो रहा है और अब जानते हैं जो इनके इशूज हैं और अपने इशूज ये जोरदार तरीके से रखते हैं और हमेशा हम लोगों ने देखा है इशूज जो होता है वो झारखंडी कल्चर, झारखंड के लोग, झारखंड की भाषा, झारखंड की संस्कृति, इसके इर्द गिर्द इनके इशूज होते हैं। तो आज संवाद में इनका स्वागत है और आप जानते हैं हम लोग का संवाद दो पार्ट में होता है। एक पार्ट पहले सवाल जवाब का क्रम होता है और उसके बाद अगर आप अपनी बात कुछ कहना चाहें तो वो बात तो पहले सवाल जवाब में। और ओवर टू संजीव सिंह। विधायक जी आपका स्वागत। मेरा सवाल है कि आंदोलन के क्रम में जो आपने वादे किए, उसके बाद विधायक के रूप में जो मुद्दे उठाए, उसे पूरा करना कितना संभव लग रहा है? निसंदेह एक आंदोलन के रूप में, एक आंदोलनकारी के रूप में कार्य को करना और आप एक विधायक के रूप में जब चयन होकर आते हैं, ऊपर से आप विपक्ष में आकर बैठते हैं, तो चुनौतियां तो हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ मैं आया हूँ, उनको लेकर मैं सक्रिय भी हूँ और लगातार विधानसभा का सत्र नहीं चलने के बाद भी मैं जो निवेदन और याचिका होती है उनके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो निसंदेह चुनौतियाँ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं एक्टिव रहूँ और मैं लगातार अपने विषयों को लेकर चिंतनशील रहूँ तो शायद काम हो जाएंगे। विधायक जी नमस्कार। 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति केवल मुद्दा है या लागू भी होगा, क्या लगता है? देखिए, ये तो सरकार की मंशा पे निर्भर करती है। आज जब से हम लोग भी जब से राज्य को जाने हैं तब से हम लोग इस स्लोगन को सुने हैं कि 1932 का खतियान झारखंड की पहचान। तो निसंदेह ये राज्य की भावना है और आज इस राज्य के युवाओं को सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो हमें लगता है कि सशक्त नीति चाहिए। नीति नहीं होने के कारण आज हमारे राज्य के युवा भारी संख्या में पलायन कर रहे हैं। आज आप किसी विभाग में चले जाएं, अब तो आउटसोर्सिंग भी हो गया है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी जो है हमारे जो स्थानीय युवा हैं उनके हक अधिकार को कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम किया जा रहा है। तो सरकार को ये सबसे गंभीर विषय है इस राज्य का, इस पर त्वरित समाधान चाहिए और उन्हें स्थानीय नीति तो परिभाषित करनी चाहिए, एक सटीक और मजबूत स्थानीय नीति, जिससे कि इस राज्य की पहचान भी हो जाए और यहाँ के युवा को निराशा भी हाथ ना लगे। विधायक जी, आप नीति की बात कर रहे हैं। सरकार ने 75% आरक्षण का नीति लगाया दिया स्थानीय को देने का, फिर कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो ऐसे में नीतियाँ कब कैसे लागू होगी? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले जब सरकार बनती है तो सरकार के महाधिवक्ता होते हैं, सरकार के तमाम जो मंत्री होते हैं उनके IS लेवल के आप सचिव होते हैं। बेशक जो हमारे मंत्री, विधायक और सरकार में जो चयन होकर नेतागण आते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनकी नीति नियम के निर्धारण में बड़े बड़े IS का रोल होता है। तो ऐसे में तो इस राज्य में जो IS अपनी सेवा दे रहे हैं, निसंदेह वो सवालों को घेरे में है कि आप इस राज्य की नहीं, इस देश की सर्वोच्च पढ़ाई को, सर्वोच्च इम्तहान को पास करके आए हैं और आप किस लेवल की परीक्षा को पास करके आए हैं ये पूरी दुनिया जानती है कितनी कठिन परीक्षा है। और इतने ऊंचे पद पर कार्यरत लोग, भारत देश की सर्वोच्च सरकारी नौकरी को करने वाले IS अगर एक नीति नहीं बना पा रहे हैं तो बड़ा हास्यास्पद भी है। तो इस लिहाज से इसे चुनौती के रूप में उन्हें लेना चाहिए और इस सरकार में तो पहले ही वर्ष में कम से कम एक सटीक नीति बन जानी चाहिए। जयराम जी जोहार। ये पहली बार आप विधानसभा पहुंचे हैं जी। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका विधानसभा में, और वहाँ जो बहस होती है उसको कितना सार्थक मानते हैं आप? क्या लगता है लोगों की आशाएं आकांक्षाएं जो हैं उसको कितना पूरा होती हैं वो विधानसभा में? निसंदेह जैसे जो विषय पे बहस होती है, जैसे मैंने विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में वहाँ के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके मामले को उठाया था, तो मेरा सवाल, चूँकि सवाल हम लोग 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले ही देते हैं तारांकित प्रश्न, अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से, तो मुझे पता चला कि एक जांच टीम वहाँ गई थी
इसका मतलब विधानसभा में जो सवाल आते हैं उस पर कार्रवाई तो होती है, फिर अंत में अगर उसमें किसी बड़े व्यक्ति का रोल है या फिर कोई बड़ा विषय है जिसको सरकार उजागर नहीं करना चाहती, भले रोक दे लेकिन काम होता है। मैंने जितने भी सवाल उठाए हैं, मैंने धरातल पर जाकर लोगों से पूछा, जैसे मैंने किसी अस्पताल का मामला उठाया, अपने क्षेत्र में मैंने ITI कॉलेज का मामला उठाया था, तो लोगों ने बताया कि विधायक जी जब आपने सवाल उठाया था तो एक टीम आई थी और पूछताछ कर रही थी, एक टीम निरीक्षण के लिए आई थी। तो जो सवाल विधानसभा के पटल पर उठाए जाते हैं, रखे जाते हैं, टीम यहाँ से जांच के लिए जाती है। विधायक जी, विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, सिर्फ आप ही डुमरी से जीत पाए, क्या वजह रही, क्या वजह मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि पूरे भारत की अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स करने वाले हम लोग पहले लोग हैं। यानी कोई 30 साल से कम उम्र का लड़का पॉलिटिक्स करने आया है, वो भी अकेले नहीं, एक संगठन को लेकर, एक पार्टी को लेकर, तो हम लोग पहली पीढ़ी हैं। अगर आप जितने बड़े नेताओं का नाम जानते हैं जो कम उम्र में पॉलिटिक्स में आए हैं, चाहे वो तेजस्वी जी रहें या अखिलेश जी, तो वो सेकेंड पीढ़ी के लीडर हैं। उनके पिताजी पहली पीढ़ी के लीडर थे। हम फर्स्ट पीढ़ी के और पहले जनरेशन के लीडर हैं जो 30 साल की उम्र में राज्य को लीड करने के लिए आए हैं। हेमंत सोरेन जी दूसरी पीढ़ी के लीडर हैं, इनके पिताजी लीडर थे, इसलिए हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। तो जयराम महतो उस परिपाटी को तोड़कर आया है, तो उस लिहाज से एक विधायक का बन जाना और कम से कम 1.5 से 2 दर्जन सीटों पे सम्मानजनक वोट ले आना भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी उस दौर में जब एक तरफ राम की बात हो रही थी और एक तरफ संविधान की बात हो रही थी, एनडीए गठबंधन राम जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन संविधान के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, और उस ध्रुवीकरण के बीच एक नया लड़का आता है, एक अदना सा लड़का जिसे राजनीति का कोई अनुभव नहीं, और इतना वोट गेन कर लेना ही हमारे लिए एक गौरव का विषय है। और निसंदेह अगर हम लोग ये जो 5 साल, भले एक विधायक है लेकिन पूरे राज्य ने देखा कि सबसे मुखर वही एक विधायक ही आज सदन में रहा है, चाहे कोई विषय रहो। राज्य के तमाम विषयों को मैंने छूने का प्रयास किया है। तो अगर हमारा परफॉर्मेंस और हमारी सक्रियता अगर ठीक ठाक रही तो हमें लगता है आगामी जो चुनाव होगा उसमें हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। जोहार जयराम जी, एक जो पूछना चाहेंगे कि आपको चर्चा ये हमेशा रहती है कि आपने कई सीटों पर डम्मी उम्मीदवार उतारे, क्या कहेंगे? नहीं, डम्मी उम्मीदवार हम लोगों ने कहीं नहीं दिया था, चूँकि पहले बोला नई पार्टी है और हमने कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करने से मैंने परहेज नहीं किया, और मैंने अपनी गलतियों को, हम लोग स्वीकारते हैं कि हम लोग अभी नई पार्टी हैं, नए लड़के हैं, कुछ लोग नौसिखियाँ हैं, राजनीति को जानते नहीं हैं। एक आंधी आई थी हमारे नाम की, उस आंधी में हम लोग उसी आंधी और एक विचारधारा के नाम पर आगे बढ़े थे। तो निसंदेह कुछ खामियां रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डम्मी कैंडिडेट थे। चयन में चूँकि मान के चलिए हम लोग धनबाद और बोकारो को समझते हैं, लेकिन जब हमने सिमडेगा के प्रत्याशी को दिया, संथाल की किसी प्रत्याशी, संथाल परगना प्रत्याशी को दिया, तो निसंदेह उनको जांचने में, परखने में हमसे भी भूल हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई प्लानिंग के तहत दिया था। भूल हुई होगी, गलतियाँ हुई है, उसको मानते हैं, लेकिन ये कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। जयराम जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल है कि चुनाव परिणाम के बाद विश्लेषकों का कहना था कि आपकी पार्टी के कारण हेमंत सोरेन को सत्ता की चाबी मिली और भाजपा को करीब 1 दर्जन सीट गंवानी पड़ी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब भी चुनाव में हार जीत होती है तो उसके कई कारण होते हैं। उन कई कारणों में अगर मुझे एक कारण मानते हैं जो कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से लगता भी है, तो इसमें अस्वीकार मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को भी आपको मानना होगा कि ज़रूरी नहीं था कि जो वोट परसेंटेज मुझे आया वो एनडीए को ही जाता। जैसे कि कई विधानसभा ऐसे हैं जिनमें अगर आप उन वोटों को जाकर देखें, जैसे मैंने चंदन क्यारी का उदाहरण दिया था, उन्हें जो एनडीए के वोटर थे वो इस बार इंडिया को चले गए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रांची में रहे, बाकी अपना पड़ोसी राज्य घूमे, लेकिन अपना विधानसभा नहीं जा पाए। तो नाराज होकर उन्होंने देखा जीत कौन रहा है, विनिंग कौन हो रहा है ना, विनिंग होने का चांस है। अगर मेरे प्रत्याशी वहाँ लगता है कि वो जीत जाते, या फिर उनको लगता कि नहीं जयराम महतो का जो प्रत्याशी है वो 50 से ज़्यादा वोट लगा, तो शायद वो हमारे पाले में वोट करते। अभी रामगढ़ और मांडू की बात करें तो लोगों ने ये अवधारणा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लड़के 25 से 30 हज़ार वोट लाएंगे। अगर उनको मालूम होता कि रामगढ़ में मेरे प्रत्याशी 70,000 वोट लेके आएंगे, मांडू में मेरे प्रत्याशी 70,000 वोट लेके आएंगे, तो निसंदेह हम लोग वहाँ जीत जाते हैं। चूँकि एक माइंडसेट होता है, वोटिंग के अंतिम समय एक माइंडसेट काम करता है, तो निसंदेह वो कारण हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कई कारणों में से एक कारण हो सकता है। नमस्कार। नमस्कार। जोहार। जोहार। मैं लता। पहले तो आपको बधाई, पिछली बार जब आप आए थे तो आप एक मुखर नेता थे और इस बार हमारे विधायक बन के आए हैं। जयराम जी, आपसे सवाल ये है कि आप Z+ की सुरक्षा मांग रहे हैं, वो कौन लोग हैं जिनसे आपको खतरा है? देखिए, मैंने नहीं मांगा मैडम, एक्चुअली हमें भी नहीं मालूम था। हमारे एक मित्र हैं
राजदेश रतन जो राजधनवार के प्रत्याशी रहे हैं और हमारे संगठन के सचिव भी हैं, तो उन्होंने एक पत्र लिखा। तो फिर हमें पता चला हमारे सहयोगियों के माध्यम से कि राजदेश रतन जी ने एक पत्र लिखा है। तो फिर हमने सोशल मीडिया में हमने भी लिखा कि हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, किंतु हमारी कोई Z+ सिक्योरिटी की मांग नहीं है। हालांकि ये सत्य है, क्योंकि मैं कोयलांचल से आता हूँ और लगातार सभी क्षेत्रों में विजिट करता हूँ, तो संभावनाएं खतरे की बढ़ी है। इस बात से भी इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता है कि मेरे 2 अंगरक्षक, मैं चुनाव जीता तो हमें 2 अंगरक्षक मिले थे, लेकिन फिर इंटरनली उन्होंने खुद कहा कि आप 2 अंगरक्षक बढ़ा लीजिए। तो कुछ बातें हैं, हालांकि अभी 3 ही है, दूसरा 4था अंगरक्षक इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि मेरे साथ कोई रहना इसलिए नहीं चाहता है कि वो देखते हैं कि 4-5 बजे रात को भी विजिट करते हैं। ये धनबाद, कोल्हान, संथाल, गढ़वा, पलामू जब मूड करता है तब चले जाते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि इनके साथ हम लोग शायद इतना भ्रमण ना कर पाएँ, तो लिहाजा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। चूँकि और दूसरी बात, जो मेरी पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि निर्मल महतो, सुनील महतो, विनोद बिहारी महतो की पृष्ठभूमि से है। और मैं झारखंड के इतिहास को अगर खंगालेंगे और अगर आप हत्याओं के सिलसिले को उठाएंगे, तो मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, हमारे नेताओं की हत्या माने बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है, तो इस बात को भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जयराम जी, प्रदीप डिजिटल सेक्शन से, डिजिटल से ही जुड़ा सवाल आपसे रहेगा। जब आप विधायक नहीं बने थे, चुनाव तक आपको विरोधी दल के लोग सोशल मीडिया, रील, इन्फ्लुएंसर की तरह देखते थे, और उन्हीं लोगों से जब अभी आपकी विधानसभा में मुलाकात होती है तब आपको बधाई देते नजर आते हैं। इस पर क्या कहेंगे? इसके बाद एक और सवाल रहेगा। जी निसंदेह, चूँकि वे लोग तूल भी नहीं देते थे, मेरा नाम डायरेक्ट लेने से भी परहेज करते थे, और आज निसंदेह बधाई भी देते हैं। और जो लोग राजनीति से परे चीज़ों को समझते हैं, वे लोग मानते हैं, लोहा मानते हैं कि इतनी कम आयु में विधायक बन जाना भी बिना किसी के सहयोग से, बिना रुपये पैसे खर्च करके, ये बड़ी बात है, ये मानते भी वे लोग। एक और सवाल रहेगा। अभी जो हाल में बोकारो में प्रकरण हुआ, वहाँ की विधायक है श्वेता सिंह, कहा जा रहा है कि आप राजनीतिक वर्चस्व बनाने की आपको हड़बड़ी है, इस पर जरा क्लैरिफिकेशन। राजनीतिक वर्चस्व हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बोकारो जिला की बात करेंगे तो बोकारो जिला में 4.5 विधानसभा, ऐसे 4.5 नहीं होता है, लेकिन मेरा ही विधानसभा आधा बोकारो आधा गिरिडीह है। तो अगर आप 4.5 विधानसभा मान लें तो चंदन क्यारी में हम दूसरे स्थान पर हैं, गोमिया में हम दूसरे स्थान पर हैं, हम बेरमो में दूसरे स्थान पर हैं, हम डुमरी जीत चुके हैं, और चास जो बोकारो है वो हम तीसरे स्थान पर हैं। तो बोकारो जिला में तो मेरा वर्चस्व बन चुका है। बोकारो की अगर हम 4.5 को 5 सीटें मान लें तो 3 में हम गोमिया, चंदन क्यारी, बेरमो हम खुद लड़े, हम दूसरे स्थान पर हैं। हम डुमरी विधानसभा जीत चुके हैं, 4 सीटें, 1 सीट में हम तीसरे नंबर पर हैं। तो वर्चस्व बनाने की हड़बड़ी है ही नहीं, वहाँ तो मेरा वर्चस्व स्थापित हो चुका है। मेरा सबसे अच्छा वोट परसेंटेज बोकारो जिला में है। तो ये तो उनको समझना चाहिए जो मेरा मैंने इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं। वो तो चुनाव में मैंने स्थापित कर दिया है कि बोकारो जिला में मेरी क्या उपस्थिति है। एक और सवाल रहेगा। आपका गाड़ी का नंबर 1947 है, लेकिन आप जहाँ से जीत कर आए हैं, वहाँ के जो विधायक हुआ करते थे जगन्नाथ महतो, उनकी गाड़ी का नंबर 1932 था। उनकी गाड़ी भी ट्रोल होती थी और वे स्थानीय नीति और 1932 के काफ़ी समर्थक रहे, मुखर होकर अपनी बात रखते थे। तो इस पर भी कई बार विवाद, इस पर ज़रा आपकी कुछ 1947 का राज मतलब हम जानना चाहते हैं। भारत की आज़ादी की तिथि है, इसीलिए 1947, चूँकि पहले हम लोग भी सजेशन था 1932 को ही लेकर, लेकिन चूँकि मेरा जो विधानसभा है वहाँ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का काफ़ी गाड़ी आज भी रोड में चलता है, उनके जो वंशज हैं वे चलाते हैं, तो लोगों में कन्फ्यूज हो जाएगा कि भाई ये जो गाड़ी है वो पूर्व विधायक की है या वर्तमान विधायक की है। तो हम कन्फ्यूज क्रिएट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने बोला भी आप क्या ऑप्शन है, आप देश की आज़ादी की जो तारीख है वो भी एक लैंडमार्क है, वो भी एक ब्रांड है। हमने कहा 1947 को ही हम लोग चूज करते हैं। जयराम जी नमस्ते। नमस्ते। मैं राजेश। कुछ नेताओं से आपकी खूब बनती है, इसमें एक धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो भी है। देखिए, अगर आप शुरुआती दिनों में भले वैचारिक मतभेद था लेकिन बनती थी, लेकिन बाद में चूंकि राजनीति को हम भी समझते हैं, उन्हें अब ऐसा लगता है कि हम उनके प्रतिस्पर्धी में, चूंकि स्थानीय नेता, चूंकि देखिए हर कोई अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, और ढुल्लू महतो अभी 50 की आयु के आसपास है, हमारी आयु 30 से उनसे 20 साल का अंतर है। तो उनको ऐसा लगता है कि भविष्य में हम उनके सामने एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर सामने आएंगे कोयलांचल की राजनीति में, और ये सत्य है, अकाट्य है। अगर हम जीवित रहें तो निसंदेह उभर कर आएंगे ही। तो इसलिए अभी फिलहाल उनसे नहीं बनता है, और यहाँ तक कि जब वो सांसद बने तो निसंदेह इनडायरेक्ट रूप से हमारे नाम का उन्होंने उपयोग किया भी था, भले वो कभी माने या ना माने इस बात को। और ये सत्य भी है, क्योंकि अगर वो सांसद भी अगर बनते हैं तो गिरिडीह से बनते हैं, वो गिरिडीह के क्षेत्र में आते हैं। धनबाद का इतिहास यही रहा है कि वहाँ बोरो प्लेयर ही उतरे हैं मैदान में,
फर्स्ट टाइम अगर कोई लीडर उतरा है लोकल और खासकर ओबीसी से, तो उसका रीज़न भी यही था कि वो आंदोलन, अगर ये भाषा आंदोलन नहीं होता तो ढोलू मातो धनबाद के सांसद नहीं होते, क्लियर एंड कट। वो गिरिडीह के हो सकते हैं, धनबाद के नहीं होते। जयराम जी, परिसीमन को लेकर के स्टैंड आपका क्या है? देखिए, परिसीमन से पहले जो आपको एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए कि भाई अभी क्या स्थिति है, और डेटा के अनुसार परिसीमन हो जाए, क्योंकि आप आखिर कब तक परिसीमन को रोकेंगे। 1971 की जनगणना के आधार पर ये हमारे पास जो सीटों का आंकड़ा है, तो लिहाजा परिसीमन होना चाहिए, लेकिन उस समय जो ST SC की सीटें होंगी उनके अनुपात में उनको सीट दे देना चाहिए। जयराम जी, अब एक सवाल का हम लोग का जो सेशन है वो बड़ा शॉर्टकट वाला है और सीधा जवाब आपसे उम्मीद भी करेंगे। तो जैसे अगर पूछा जाए आपसे तो कि भाजपा और झामुमो में कौन आपको पसंद है, इसको 1 नंबर देंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल मान के चलिए अभी समय लगेगा, अभी 2 ही महीना हुआ है, और अभी देखेंगे कि भाई सरकार के जो विधायक हैं या फिर विपक्ष के जो विधायक हैं किन के साथ हमारा तालमेल खाता है। अभी 2 महीना है, अगर अगली बार अगर आपने आमंत्रित किया आपके कार्यक्रम में, चूँकि 25 साल सिल्वर जुबली कहते हैं ना, तो शायद उस समय आपका भी कार्यक्रम होगा, उस समय अगर ऐसा, या फिर कभी, तो उस समय आपको अनुभव बता पाएंगे। अभी 2 ही महीना हुआ है, तो अभी ठीक से परख नहीं पाए हैं। नरेंद्र मोदी कैसे नेता है? देखिए, अभी फिलहाल परिस्थितियों के अनुसार देखें तो कहीं ना कहीं अगर लोकप्रियता की बात करें तो भारत देश में तो भाई ठीक ठाक हैं। अब कामों की बात करें तो युवाओं में खासकर नाराजगी है कि जो नौकरियों का वादा था उस पर पूरी नहीं हो पाए। हेमंत सोरेन झारखंड के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, लगातार 2 चुनाव जीते हैं। हेमंत सोरेन कैसे लगते हैं? देखिए, अगर व्यक्तिगत बात करें तो निस्संदेह है ठीक ठाक, लेकिन जब पॉलिसियों की बात आती है, जब शासन प्रशासन को चलाने की बात आती है, तो उसमें थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं। इरफान अंसारी कहते हैं कि आप पार्टी, तो उन्हें नेता आपको ठीक बताते हैं, वो कह रहे थे कि नेता तो अच्छे हैं जरा, लेकिन हाँ प्रभात खबर में ही आए थे तो और लेकिन पार्टी उठी नहीं चलेगा आपसे, तो कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए बुला रहे थे। ऑफर है आपको कांग्रेस में का? ठीक है, पहले बात तो हम इरफान जी को कहेंगे, भले वैचारिक मतभेद है, अलग पार्टी है, लेकिन बातचीत होती है बड़े भाई के तौर पर, हम उनको मानते भी हैं, और फिलहाल तो उनको यही कहेंगे कि डॉक्टर के रूप में आपको हेल्थ मिनिस्ट्री मिली है, तो थोड़ा सा इधर उधर की बातें ना करके, थोड़ा सा इधर उधर की बातें में वो ज़्यादा समय देते हैं। सदन में भी उनकी आदत है बीच में टोकना, ताकि न्यूज़ में मीडिया में बने रहें, झड़प करना। तो उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप बिल्कुल काम पे फोकस करें। गुस्सा कहाँ आता है आपको, इतना अकड़ के चल रहे हैं विधायक बनने के बाद, तो थोड़ा सा देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जब मेरी उम्र 50 साल होगी और उस समय मेरा ये व्यवहार होगा, लेकिन फिलहाल मेरी उम्र 30 साल, अगर मुझ में ये व्यवहार नहीं होगा तो फिर उचित नहीं है। इस उम्र के साथ नाइंसाफ़ी होगी, ये कसूर इस उम्र की अवस्था का है। अच्छा, उम्र के कारण हो रहा है, लेकिन एक मैच्योरिटी की भी उम्मीद रखता है लोग। नहीं, मैच्योरिटी तो है, हम लोग बिल्कुल विषयों पर जब बात करते हैं तो परिपक्वता के साथ बात करते हैं, ऐसा बात करते हैं, जब किसी भी विषय को हम एक्सप्लेन करते हैं, जब गांव में अपना संबोधन करते हैं, किसी विषय पे हम अपना बात रखते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसके बातों से लगता है इसकी आयु 30 नहीं है, तो 80 साल का बुजुर्ग लगता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि अभी हमको समय नहीं मिला है, अभी 2-4 महीना हुआ है, हम कुछ चूज करेंगे कि JMM और भाजपा में कौन है, तो किसमें, मतलब अभी जो फिलहाल लग क्या रहा है आपको कि अगर कल चल के आपको गठबंधन करना हो तो किसके साथ? देखिए, वो तो भविष्य की बात है, और वास्तविकता ये है कि अभी हम एक 2 धुरी के बीच आके खड़े हैं। एक तरफ मेरा सिद्धांत है, एक तरफ है सत्ता। अगर मैं सिद्धांत की बात करूं तो वो मेरा व्यक्तिगत विषय है, और अगर सत्ता की बात करूं तो मेरे जनता का विषय है। अगर जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे सत्ता को प्रीफर करना चाहिए, और मेरी अगर व्यक्तिगत इच्छा, मेरी अगर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे सिद्धांतों के साथ चलना चाहिए। तो इन 2 धुरियों के बीच मैं फिलहाल अपने आप को उस मंझधार में पा रहा हूँ कि सत्ता की सिद्धांत मेरे लिए, सत्ता जनता के लिए। अगर मैं सत्ता में रहूँगा, मैं पावर में रहूँगा, अगर मैं गवर्नमेंट बॉडी का पार्ट रहूँगा तो काम आसानी से होंगे। जब मैं विधायक होकर काम करवा सकता हूँ तो गवर्नमेंट का पार्ट होने से मैं और इजीली काम करवा सकता हूँ। विधानसभा के बाहर आपने कहा कि बहुत माननीयों को उपहार मिला, बहुत बांटा के ऊपर लाखों का बटा भी। मैंने तो सार्वजनिक भी कर दिया। सवाल उपहार तो आप ही लेके गए। देखिए, वो उपहार की खरीदारी हो चुकी थी, विभाग लौट जाता? नहीं लौटता। जबरदस्ती थोड़ी नहीं, वो कोई माननीय रख लेते। हाँ, कोई माननीय रख लेते। आपका उपहार पे दूसरा? हाँ, कोई दूसरा रख लेते हैं, या हाँ कोई माननीय या फिर कोई माननीय का सहयोगी उस उपहार को रख लेते हैं। तो इसलिए मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को पत्र भी लिखा है
पहला बात तो लिखा है कि इस प्रथा को बंद किया जाए, और उसके बाद भी अगर माननीय नहीं मानते हैं, उनकी उपहार में दिलचस्पी है, तो मेरे लिए उपहार की खरीदारी ना हो। अच्छा। अगले सत्र से मैंने ये उनसे आग्रह किया, लेकिन इस बार चूंकि उपहार ले लिया गया था, और ऐसा बात नहीं कि मैं आपको बता दूं, मैंने जो उपहार लिए, मैं अपने मित्र के यहाँ, मेरे एक मित्र हैं जो शिक्षा पदाधिकारी हैं रीजनल, उन्हीं के डेरा में मैं रहता था। वहाँ जो गेटमैन है, तो जाहिर सी बात एक ही महीना में रहा, मैं 1 महीना पहले उस गेटमैन को ना मैं जानता था, ना पहचानता था, ना वो मुझे जानता था, ना पहचानता था। अब वीडियो में देखा होगा, चूँकि सब देखते हैं, तो मैंने एक उपहार उसे भी दे दिया। वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, ना मेरा उससे कोई नाता था, ना पता नहीं उससे कभी मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। तो मेरा जो भाव है और जो मेरा व्यवहार है, मैंने एक उपहार उसको भी दे दिया। जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, उनको भी कहा कि तुम्हें अगर कोई उपहार पसंद है तो ले जाओ। तो फिर 1-2 अटैची मिला था, वो लेके घर ले गए। तो कोई माननीय जो सक्षम है, लाखों रुपए जिनकी सैलरी है, वे लोग ले लेते हैं, उससे अच्छा वो गेटमैन ले गया। एक गरीब आदमी है, हम देखें उस गेट के बाहर जो छोटा सा कमरा है, उसी में उसका छोटा बच्चा पत्नी भी रहती है, तो हमने उनको उपहार दे दिया। तो इस प्रकार से मेरा जो उपहार था मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मेरे घर शायद अगर कुछ गया होगा तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं विधानसभा के बाद से एक रात भी घर में नहीं रहा। क्योंकि मैं विधायक बना हूँ डुमरी, जो गिरिडीह और बोकारो में आता है, और मेरा घर धनबाद जिला पड़ता है। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा, मेरे घर में इसलिए मैं नहीं रहता हूँ क्योंकि मुझसे मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, हजारों भी कह सकते हैं। तो उसमें कुछ लोग रात को 12 बजे भी आ जाते हैं, कुछ लोग सुबह भी 4 बजे आ जाते हैं। तो मैं वो सक्षम नहीं हूँ, मेरे घर में वो सुविधा नहीं है कि अगर वो शौचालय के लिए जाएंगे तो मेरे घर में सुविधा नहीं है। तो इसीलिए मेरा एक मित्र है, और वो तीनों सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ नहीं रहते हैं, अभी वो बाहर रहते हैं, तो घर खाली पड़ा है। तो मैं अपने मित्र के एक आवास है, मैं वहीं पे रहता हूँ, ताकि लोग अगर 2 लोग आए तो उनको बैठने की जगह मिले। मैं ईमानदारी से कबूल करता हूँ, अगर मेरा घर अगर 4 लोग चले जाएंगे तो शायद मैं उनको रहने की व्यवस्था भी नहीं दे पाऊँ, तो इसलिए मैं अपने घर पे नहीं रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वो सवाल वो बहुत शादी को लेकर के क्या विचार है, कब होगा? देखिए, निसंदेह ये तो संसार की रीत है, और अगर शारीरिक दृष्टि माने शारीरिक रूप से तो हम लोग विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाए हैं। लगे कुछ महीने लगेंगे, और देखते हैं परिस्थितियां और हालात तय करेंगे। कुछ महीने? कुछ महीने काफ़ी होते हैं। बारात जाने का मौका मिल जाए। जरा कि आप तो खुद एक वायरल कंटेंट है, कितना देर आप मोबाइल देखते हैं? देखिए, हम अपने मोबाइल में 2 मोबाइल लेके चलते हैं, लेकिन उसमें फेसबुक नहीं रखे हैं। हमारे एडमिन है, वे लोग पोस्ट करते हैं। अगर कोई मामला हो तो हम व्हाट्सएप पे उनको टाइप करके सेंड कर देते हैं कि इसको पोस्ट करना है। हमारे मोबाइल में ये आपका जियो हॉटस्टार है, जो कि क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, क्रिक बज है, और इंस्टा है। ये ज़्यादातर दिन में कभी कभी हम इन चीज़ों को देखते हैं। क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और खासकर मुंबई इंडियंस का मैच अगर हम शादी में भी अवेलेबल है तो खाना भी खा रहे हैं और मैच चल रहा है। तो ये 2-4 ऐप है हमारे मोबाइल में। फेसबुक अभी नहीं चलाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय चला जाता था। लोकसभा के चुनाव के समय से ही हम नहीं चलाते हैं। अगर उसमें जो पोस्ट होता है वो हमारी मर्जी से ही होता है, लेकिन हमारे एडमिट करते हैं। कितना समय देते हैं, कितना टाइम देते हैं? नहीं, वो एग्जैक्ट नहीं, सभी गाड़ी में बैठे हैं, तो गाड़ी में बैठे तो मोबाइल निकाले तो हल्का सा देख लिए, फिर अगर कोई फ़ोन आया तो फ़ोन में व्यस्त हो गए। मतलब वो रैंडमली है, वो कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है। चलिए जयराम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप आए। और 1-2 बातें आपने जो कही, जो अगर मैं जीवित रहा तो पूरा प्रभात खबर चाहता है जो आप लंबे समय तक आप दीर्घायु हो और जनता की सेवा जिस तरह कर रहे हैं, जनता की सेवा करते रहें। नहीं निसंदेह चाहता तो हर कोई है कि हमारे रहने से झारखंड के लोगों की आवाज़ बुलंद रहेगी, लेकिन मैं अपने इतिहास को जानता हूँ, मैं अपने इतिहास को जानता हूँ, पहचानता हूँ, और घटना अगर सबसे पहले कहीं घटती है तो हमारे लोगों में घटती है। पर इतिहास बदलने वाले आप हैं। कोशिश रहेगा कि इस बार इतिहास को बदलेंगे, और इतिहास बदले और बदलने में सक्षम भी जी। पूरा प्रभात खबर परिवार आपके दीर्घायु होने की कामना करता है, और जिस तरह आप जनता की सेवा कर रहे हैं उसी तरह करते रहें, और सिर्फ एक नहीं, संख्या और ये बढ़ती चले। और आप आए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली बार जब कभी आने के रांची आए तो इच्छा हो तो कभी ऐसे भी हम लोग आके बैठेंगे, कुछ गपशप करेंगे हम लोग, जैसा संपादक जी ने कहा भी, जो हम लोग कुछ प्लान करेंगे, कुछ प्लान करके हम लोग काम करते हैं। ठीक है जी, आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।